ठीक है, तो यहाँ से देखिए हेडिंग थी आपकी रच्छी कोलाइड। तो इसके बारे में आपको बताया कि कोई भी ऐसा कोलाइड जो क्या कर सके, स्कंदन से किसी भी अपघट्य की या किसी कोलाइड की रक्षा कर सके, क्या कहलाता है? रच्छी कोलाइड कहलाता है। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत लिखा दिया था। क्या लिखा दिया था? स्कंदन से रक्षा करती है, यही तो। उसी के आगे लिख लीजिए, जहाँ तक लिखाया था उसी के आगे लिखिए, अर्थात, ठीक है, सुन लीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं। कहाँ तक लिखाया था? हमने ये लिखाया था, द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थित द्रव विरोधी कोलाइड की वैद्युत अपघट्य द्वारा होने वाले स्कंदन से रक्षा करती है। ठीक है, अब उसी में आगे लिखिएगा, अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड की, अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड की उचित मात्रा, अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड की उचित मात्रा अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड की उचित मात्रा की उपस्थिति में, उचित मात्रा की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड, उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका स्कंदन नहीं होता है। मिलाने पर उसका स्कंदन नहीं होता है। तो इस क्रिया को रक्षण कहते हैं। तो इस क्रिया को रक्षण कहते हैं। तो इस क्रिया को रक्षण कहते हैं तथा प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइड को रच्छी कोलाइड कहते हैं, तथा प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइड को रच्छी कोलाइड कहते हैं। अब अगली हेडिंग है स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिभाषा पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका किसी दिन एक टेस्ट वेस्ट भी ले लें, ये काफ़ी दिन हो गए हैं, चैप्टर हो गया है आधा। ठीक है, तो किसी दिन एक टेस्ट भी दे दीजिए। ठीक है, तो स्वर्ण संख्या में चलिए लिख लीजिए। आपका जो टेस्ट होगा वो इसके पिछले वाले चैप्टर का, ठीक है, जो आपका रासायनिक बलगतिकी पढ़ाया है। समझ रहे हैं हमारी बात? जो रासायनिक बलगतिकी पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा। ठीक है, और पहली चीज़ देखिए, अब आप हमसे ये नहीं कह सकते कि हमने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि अगर आपका कुछ छूटा है, देखिए हम दोबारा पढ़ा देंगे वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अभी तक जैसे पहले होता था, इसके पहले सर हम थोड़ा लेट में आए हैं, हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं, आप YouTube पे पढ़ लीजिए, है तो वही, कोई दूसरा कंटेंट तो नहीं है। जो हमने क्लास में बताया है, पढ़ाया है, वही सेम चीज़ तो वहाँ पर है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको, ठीक है, मान लीजिए ऑफलाइन ही फिजिकली ही पढ़ना है, तो ये नहीं हम कह रहे हैं कि हम दोबारा पढ़ाएंगे नहीं, दोबारा हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन अब इस समय आपकी ज़रूरत पे हो सकता है ना पढ़ा पाए। अब मान लीजिए हमने कह दिया कि अभी, ठीक है, अगले शनिवार या संडे में या मंडे में आपका टेस्ट होगा, एक चैप्टर बता दिया हमने, क्योंकि चैप्टर आपका जो टेस्ट होगा वो इसी तरह से होगा, एक चैप्टर का होगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए हमने 3 चैप्टर एक एक करके ले लिए, फिर एक आपका चौथा टेस्ट हो जाएगा जिसमें वो तीनों चैप्टर होंगे। समझ रहे हैं? धीरे धीरे थोड़ा आपका बढ़ेगा, पहले सिंगल चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आपके, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स जोड़ के टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद पेपर वाइज ले लेंगे हम आपका, जैसे फर्स्ट पेपर का आपने दे दिया,
ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पेपर का। तो इससे थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी। तैयारी ये हो जाती है कि कम से कम हमको पता तो चलता है कि आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो। आप लिखना भी जानते हो कि नहीं जानते हो। हम तो यहाँ पढ़ाते जा रहे हैं, पहले आपको लिखने का तरीका ही नहीं आता है कि पेपर में हमको कैसे लिखना है। तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा ये हो जाता है कि हमको पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर किसी को अब ऐसी समस्या है कि भैया ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं, इसका टेस्ट है, तो आप पढ़ लीजिए उस पर। यहाँ तक है ग्रुप पे सभी लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जितने लोग इसमें बैठे हैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे हैं सभी लोग कि नहीं है? नहीं है कोई लोग? सभी लोग होंगे। और हमने बताया था ग्रुप जो है, देखिए किसी का भी नंबर हो, जैसे आप इतने लोग बैठे हैं ना, इसमें जिसके पास आपका नंबर हो, मान लीजिए इनके पास आपका नंबर है और ये ग्रुप में जुड़े हैं, तो आप कुछ मत करिए, वहीं पे देखिए जहाँ पे ग्रुप होता है, ग्रुप पे ऊपर क्लिक करिए आप, जहाँ पे ग्रुप लिखा होता है वहीं पे एक लिंक आता है, लिखा होता है सेंड वाया लिंक। ये वर्ड लिखा होगा सेंड वाया लिंक। जैसे मान लीजिए ये जुड़े हैं तो ये लिंक सेंड कर सकते हैं, ये नहीं जुड़े हैं, आपके पास इनका नंबर है, आप इनके पास सेंड कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, खाली बस उस पर ज्वाइन का टच करना है। ठीक है, आप क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई इसमें नहीं जुड़ा है और पड़ोसी के पास या किसी दोस्त के पास आपका नंबर है और वो जुड़ा है, तो आप उससे कह दीजिए कि वो लिंक भेज दे, आप जुड़ जाइए। क्योंकि अभी हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो जुड़ रहे हैं और लिंक के थ्रू ही जुड़ रहे हैं। अब समस्या ये है, या तो हम जोड़ें आपको, अब हमारे जोड़ने में ये समस्या, पहले हम आपका नंबर सेव करें, नहीं पहले हम आपका नंबर सेव करें, आपसे नाम क्लास ये सब हो, और उसके बाद फिर आपको हम उसमें ऐड करें। तो आप ये कर लीजिए, अगर किसी के पास भी हो, अगर नहीं है कोई नंबर तो आप इतना तो कर सकते हो, हमारा तो व्हाट्सएप नंबर होगा आपके पास, है कि नहीं है? देखिए व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी है कॉल भी है, कर सकते हैं आप। और कॉल वाला वैसे दूसरा है, ठीक है, ये स्पेशली कॉलिंग के लिए ही है। ये दोनों है, व्हाट्सएप भी है और कॉल वाला भी है, चाहे आप एक ही सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास ये नंबर है, आप क्या कर दो, बस खाली हमें कम से कम हाय हेलो कुछ भेज दो, या यही लिख के भेज दो कि सर नंबर ऐड कर दीजिए, तो हम वहीं पे सेव करके ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस थोड़ा कठिन पड़ता है, कठिन से मतलब है एक बोरिंग है, हम आपके नाम लिखा के ले जाएं, फिर हम लिस्ट खोलें, आपका नाम सेव करें, फिर उसके बाद आपको ऐड करें, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है जो कि संभव नहीं हर समय, क्योंकि हर रोज़ एक दो तो बढ़ ही रहे हैं। अब सबके हम कहाँ तक नाम लिखाएंगे, कहाँ तक जोड़ेंगे? तो आप या तो वही लिंक के थ्रू कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, सही लिखा है, हाँ ये है, इस पर आप कुछ मैसेज कर दीजिए कि हमें इस लिंक में जोड़ दीजिए आप, तो हम जोड़ देंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर वीडियो, आप अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं सीधे यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे भी लिंक डाल देते हैं, आप उस लिंक से खोल लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मोबाइल तो ऐसा कोई है नहीं जिसमें जो 2-4-5 घंटे चलाता ना हो, पढ़ते भले ना आप हों, मोबाइल जरूर 2-4-5 घंटे चलाते होंगे। तो अब तो और आसान है, ठीक है, कि आप हमें ही सीधे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे नहीं मन है आपका पढ़ने का, ठीक है, यूट्यूब खोल लीजिए, रख दीजिए कहीं, कम से कम सुन ही लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ तो कम से कम आएगा, कोई ना कोई चीज़ तो आपको पता चलेगी कुछ ना कुछ वहाँ से, लेकिन करना आपको कुछ नहीं है। बस समस्या ये है कि बहाना चाहिए होता है। अभी हम कह देंगे 5 दिन बाद टेस्ट लेंगे, तो आधे लोग इसमें यही तैयार होंगे, सर हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, इतने बड़े चैप्टर नहीं है। देखिए चैप्टर ऐसा है कि अगर चाहा जाए तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा एक चैप्टर के लिए कम से कम 10 या 15 क्लासेस लग जाती हैं। कोई भी चैप्टर आप देखिए 10 से 15 क्लासेस, तो इसका मतलब है बिल्कुल बेसिक से पूरा डिटेल आपको बताया जाता है, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। तो आप क्या कर सकते हो, पूरी चीज़, इसीलिए हमने कल देखा होता आपने वीडियो नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि वही चीज़ थी बार बार। लेकिन आज फिर किसी ने मैसेज कर दिया हमें सुबह सुबह, अब जिसने भी किया हो, हम ये, हाँ उसने किया था मैसेज कि सर हम नहीं आ पाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, तो डाल दीजिएगा। और जबकि है ये वही, ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं, बोल चुके हैं। अब लिखाना अलग है, समझाना अलग है। जब हम आपको समझा चुके हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पे है जैसे लिखा देंगे, तो वो भी, अब ये भी कोई चांस नहीं है छूटने का कि आप नोट्स मांग रहे हैं, किसी के कॉपी मांग रहे हैं, यार किसी समय ना लिखाओ, 2 मिनट खोलिए लिख लीजिए आप उसको, ठीक है, कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है चीज़।
तो अब ये बहाने नहीं चलने वाले आपके कि हमारा छूटा है या नहीं है। आप एक बार खाली सुन लो 2 बार, इसके बाहर का कुछ नहीं होगा। फिर जो भी हम टेस्ट लेंगे होगा सब यहीं से रिलेटेड। बस ये हो सकता है क्वेश्चन के तरीके थोड़े बदले हुए हों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरी के हिस्से से करा रहे हैं, वहाँ पर हम उसी चीज़ को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है, और ये तभी आप जान पाओगे जब आप कोशिश करोगे। जब कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, उसका आंसर हमको कैसे देना है। कभी कभार समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, सबसे बड़ी समस्या आंसर देना नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है कितना लिखें सटीक। कभी पता चला एक ही क्वेश्चन आया, वो 1 नंबर में आ गया, कभी अगली बार वही क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया, कभी वही क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया। तो ऐसा तो नहीं है कि जितना आपने 1 नंबर में लिखा था उतना ही आपको केवल 4 नंबर में लिखना है, या जितना आप लॉन्ग आंसर पढ़े हो 4 नंबर का उतना आपको 1 नंबर में भी लिख देना है। ठीक है, तो आपको नंबर के हिसाब से मैनेज करना रहता है कि हमको कितना लिखना है। वैसे सभी ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है, बहुत से लोगों का, सर ये विधि पूछी गई तो क्या ये पूरी लिखेंगे? यार लिखना ना लिखना डिसाइड करो आप क्या देखकर, उसके साइड का नंबर देखकर। 1 नंबर का मान लो अपोहन पूछी गई, 1 नंबर की पूछी गई, आप सिंपल से उसकी प्रोसेस बता दो क्या है क्या नहीं है। 2 नंबर में पूछी गई तो आपको विधि भी बतानी पड़ेगी, जो परिभाषा है वो भी बतानी पड़ेगी, फिर वही जो बताया था चर्म पत्र वाला लटकाते हैं वो भी बताना पड़ेगा आपको। 1 नंबर में है, नहीं बताओगे चल जाएगा, बता दो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि आपको कहीं भी कोई चित्र का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको कोई इस तरह का, मान लीजिए कोई आपने टॉपिक पढ़ा या कुछ किया, अब अगर आप कोशिश करिए ढूंढने की कि उसमें कोई चित्र आपको मिल जाए। जैसे आपने सिंपल सी कोई चीज़ लिखी है, देखिए चित्र शब्दों से ज़्यादा बयां कर देता है। अगर आपने किसी चीज़ का चित्र बना दिया है तो इसका मतलब है आपने ये शो कर दिया कि हमको ये चीज़ परफेक्ट आती थी, क्लियर आती थी भैया, बहुत ध्यान से। अरे वहाँ ना बनना हो, यहाँ आ जाओ, इधर वाली सीट खाली पड़ी भाई। ठीक है, अगर ना बनना हो तो आगे आ जाओ, बिल्कुल इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इधर साइड में है या आगे है। ये तो इतनी बड़ी सीटें हैं, इस पर 4 लोग आराम से बैठ सकते हो, इन पे 3 बैठे हैं। ठीक है, पीछे वाली इधर वाली सीटें थोड़ी छोटी हैं, इधर वाली सीटें चलो 3 वाली हैं, इधर वाली तो सारी 4 वाली हैं, इस पर तो आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये है, मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके लिए कि कहाँ क्या है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है कहीं कि एक क्वेश्चन है, अब उसमें मान लो ऑप्शन है चित्र का भी है, थ्योरी का भी है। थ्योरी आप भले 1 लाइन लिखो, अगर आपने चित्र बना दिया है तो उसका इफेक्ट ही एक अलग पड़ता है। चित्र देख के आपकी कॉपी चेक हो गई कि हाँ चलो अच्छा है, कम से कम पता तो है लड़के को कुछ। तो देखिए अंतर कुछ नहीं है, पता सबको होता है। देखिए आंसर है, आंसर ये भी सही लिख के आएंगे, आंसर ये भी सही लिख के आएंगे, आंसर वो भी सही लिख के आएंगे। फ़र्क ये होता है, हो सकता है इनको उसी आंसर में 3 नंबर मिल जाए, 3 में, उनको हो सकता है 2 मिले, तीसरा लिख के आया हो, आधा नंबर पाया बेचारा, सब सही लिख के आया। तो आप कितना एग्जामिनर को, जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है, उसको आप कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है। अब देखिए हम ये आपसे तो नहीं कहेंगे कि आप साफ साफ लिखो, राइटिंग सुधार लो, जो कि अब संभव नहीं है। अब आप 12th में हो तो अब इस समय ये संभव नहीं कि आपकी राइटिंग सुधरवाई जाए। हम आपको रोज़ एक सुलेख दें, लाओ लिख के लाओ जाके, कि आपकी राइटिंग सुधर जाए। राइटिंग तो जैसी बन गई वैसी बन गई, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको प्लस बेनिफिट, भले वो गलत लिख के आएगा तब भी अच्छा पाएगा। ये राइटिंग का फ़ायदा होता है। आप ही अभी आपके सामने एक बहुत साफ़ सुथरी कॉपी रख दी जाए और एक ऐसी रखी जाए जो मार लीपा पोती हो, ऐसे लग रहा मार, ठीक है, हर जगह कहीं देखा मार गोद गाद दिया है, मतलब वही सिद्धांत। ये पेज लिखा है, आपने साफ लिखा है, मतलब सामने वाला देख रहा है अच्छा बहुत अच्छा लिखा है, भले गलत लिखा है, चेक कर गया। अब मान लो आप हैं, सही आपने सब लिखा है, 1 लाइन लिखी थी, मार घोंच दी, फिर आधा लिखा, वो देखना नहीं चाह रहा था, आप उसको ज़बरदस्ती दिखा रहे हो, देखो यहाँ पे हमने गलत लिखा था, काटा है, भाई घोंच दिया मार, तो इसका मतलब तो यही है कि देख लो भैया गलती करी थी हमने। बहुविकल्पी है, किसी ने क्या किया, मान लो भले 4 बार पूछ के लिखा हो 4 जगह, लेकिन एक ही बार लिखा, कटिंग पिटिंग नहीं है। एग्जामिनर सोचेगा हाँ चलो सही है, आपने सही जरूर लिखा, पहले ए वाला ऑप्शन लिखा, मार घोंच दिया, दूसरे ने बताया बी वाला, अब उसको भी फिर काटा, फिर तीसरे ने बताया नहीं बी नहीं डी वाला था, अब डी वाला लिख दिया,
फिर चौथे से पूछे, अगर डी वाला भी नहीं, ए ही वाला था जो पहले आपने लिखा था। अब पता लग 3 बार काटा है, अब उसको भी पता चल रहा है एग्जामिनर को कि पूछा पाछी हुई है। भाई भले आपने अपने दिमाग से सोच साच के लिखा हो कि पहले ध्यान आया ये वो, लेकिन यहाँ पर समझेगा क्या हो, समझेगा तो यही कि ये 3 जगह पूछा गया है, तब जाके उसने क्या किया, ये आंसर लिखा है। तो इसलिए थोड़े से स्मार्ट बने। यहाँ से अगली है स्वर्ण संख्या, बड़ी आसान सी ही है। बताइए, परिभाषा बताएगा कोई? बोलिए, कोई लोग बोलेंगे, बताएंगे परिभाषा कोई लोग कि स्वर्ण संख्या हम किसको कहते हैं? सोने वाली संख्या, स्वर्ण, हाँ, स्वर्ण संख्या का मतलब हो गया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वही जो घटना पीछे बताई है स्कंदन वाली, स्कंदन को रोकना है तो क्या मिलाना पड़ता है? रच्छी कोलाइड। तो उस रच्छी कोलाइड की कितनी मात्रा मिलाई गई है, बस वही स्वर्ण संख्या है। सीधी भाषा में ये कह लीजिए कि स्कंदन से रोकने के लिए रच्छी कोलाइड जितना मिलाया है हमने मिलीग्राम में, वही मात्रा क्या है? स्वर्ण संख्या है। परिभाषा के रूप में ये कह देते हैं कि जिसमें मिलाना है उसकी मात्रा को भी हम क्या कर दें? फिक्स कर दें। जैसे आपको बताया 1 चम्मच चीनी मिलानी है, कहाँ मिलानी है ये भी तो फिक्स करो कि 1 गिलास में मिलाओगे तो पता चलेगा मीठा है। ड्रम भरा रखा था 200 लीटर वाला, कहने शरबत बनाने जा रहे हैं, कितनी चीनी? 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे, शरबत हमारा बन जाएगा। क्योंकि हमको तो उतना ही चाहिए, 1 गिलास चाहिए, 1 गिलास आराम से 1 चीनी बोला, पी लिया, मीठा हो गया। अब ये नहीं पता है क्या है, उनको पता है 1 चम्मच मिलाएंगे शरबत बन जाएगा, ड्रम भरा रखा, 1 चम्मच घोल दिया जाके। तो हमको ये भी फिक्स करना है इसमें कि कितने में मिलाना है। 2 चीज़ें ध्यान रख लो, कितनी मिलाना है और कितने में मिलाना है, बस ये 2 चीज़ें हैं। फिक्स कर दिया, वही चीज़ स्वर्ण संख्या है। तो इसमें आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बताया है हमने, किसी भी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो क्या करे, 10 ml या 10% गोल्ड सॉल्ट को स्कंदित होने से क्या कर ले? रोक ले या बचा ले। क्या कहलाएगी? स्वर्ण संख्या कहलाएगी। क्लियर? लिख लीजिए इसको। किसी रच्छी कोलाइड की या किसी द्रव स्नेही की भी कह सकते हो, किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम यानी ml, किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% गोल्ड सॉल, जो 10% गोल्ड सॉल या गोल्ड सॉल, विलेन होता है एक, सॉल वो ओढ़ने वाली नहीं, सॉल एक विलेन होता है, कोलाइडी विलेन इस तरह का, गोल्ड सॉल, ठीक है, 10% गोल्ड सॉल या 10 ml NaOH, या है, एक भी लिख दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो 10 ml NaOH ले लो या ये ले लो, किसी में मिला दो। 10% गोल्ड सॉल या 10 ml, क्या लिखा है, 10 ml NaOH के, सॉरी 1 मिनट दिखाना जरा हमें, किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% गोल्ड सॉल्ट या 1 ml कर लीजिए, 10 की जगह 1 कर लीजिए। जो ml में लिखा है 10% का मतलब 1 आएगा ना, अगर परसेंट, हाँ परसेंट आप लिखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप लिखिए 10% या 1 ml NaOH को स्कंदित होने से, NaOH को स्कंदित होने से रोक सके स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए स्वर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने अलग अलग तरह के कोलाइड ले लिए, तो जितने कोलाइड आप लोगे सबकी रक्षण शक्तियाँ क्या होंगी, अलग अलग होंगी। कोई 5 ही ग्राम पे अपना काम कर देगा, यही तो, कोई 10 ग्राम पे कर देगा, कोई 15 ग्राम पे कर देगा। तो इसीलिए हमको स्वर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ी। अगर सबकी रक्षण शक्तियाँ अलग अलग नहीं होती
तो हम फिक्स कर देते कि भैया इतना मिला दो, ये काम हो जाएगा। अब हमें पता है पहला बुखार के लिए दवाई खानी है, अब किसी ने पैरासीटामॉल खाई है सिंपल सी जो आ रही, किसी ने डोलो के नाम से खाई है, सभी पदार्थों की स्वर्ण संख्याएं अलग अलग होती। अब एक चीज़ और बताइए, आप ये बताइए कि स्वर्ण संख्या ज़्यादा हो तो अच्छी होगी कि स्वर्ण संख्या कम हो तो अच्छी होगी? कोई विलेन है जिसकी स्वर्ण संख्या कम हो तो वो एक अच्छा कोलाइड होगा या रच्छी कोलाइड होगा, या उसकी स्वर्ण संख्या ज़्यादा हो तो एक रच्छी कोलाइड अच्छा होगा? बताइए। कम? सभी लोगों को लग रहा है कम। कोई ऐसा है जिसको ज़्यादा लग रहा है? देखिए कम इसलिए क्योंकि रक्षा करना है उसको, हम कम मात्रा में लाएं और रक्षा कर दें तो यार इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा रच्छी कोलाइड होगा कि भैया 1 ml में ही काम कर दिया उसने। अब बता 2 लीटर मिलाना पड़ रहा है तब भी नहीं पता चल रहा है, तो इसका मतलब वो बेकार है। इसीलिए स्वर्ण संख्याएं जितनी कम होंगी रक्षण शक्तियाँ उतनी ही अधिक होंगी, यानी वो कोलाइड आपका उतना ही अच्छा होगा। तो लिखिए उसके आगे, ठीक है। अब उसके आगे एक लाइन लिख लीजिए, कुछ प्रमुख द्रव स्नेही कोलाइडों की स्वर्ण संख्याएं निम्नवत हैं। दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ द्रव स्नेही कोलाइड, एक तरफ स्वर्ण संख्या। बहुत बड़े मत बना लेना नीचे तक, 2 ही 3 हैं। एक तरफ द्रव स्नेही कोलाइड और एक तरफ स्वर्ण संख्या, ठीक है। ये 2 हैं। तो पहला लिखिए नंबर 1 जिलेटिन। इसकी स्वर्ण संख्या है 0.005 से, स्वर्ण संख्या है 0.005 से 0.01 तक। किसकी? जिलेटिन की, ठीक है। अगला है हीमोग्लोबिन 0.03, ठीक है। HB यानी वही हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड वाला। अगला है गोंद 0.15 से 0.25 तक, ठीक है। अगला है आलू का स्टार्च 25, का स्टार्च, ठीक है। अब अगली हेडिंग है ठीक है। अगला है कोलाइडी विलेनों का शोधन, यानी किसी भी कोलाइडी विलेन को शुद्ध करना यानी साफ करना। तो प्रोसेस आपको बता चुके हैं। शुद्ध करने का मतलब क्या है? उसमें जो गंदगी हो उसको हटा देना बस। तो हटाने के 2 प्रोसेस कौन कौन से? एक अपोहन जिसको डायलिसिस बोलते हैं, और दूसरा पेप्टीकरण, ठीक है। एक अपोहन और दूसरा पेप्टीकरण, दोनों हम बता चुके हैं। फिर से सुन लीजिए। पेप्टीकरण स्कंदन का जस्ट उल्टा, सीधी बात, ठीक है। पेप्टीकरण जो है वो जस्ट स्कंदन का उल्टा, स्कंदन पेप्टीकरण का उल्टा। क्या होता है स्कंदन में? थक्का जमता है किसी चीज़ का, ये तो छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्कंदन। मतलब विलेन गाढ़ा वाढ़ा हो गया, कुछ स्कंदन हो गया। अब पेप्टीकरण उसका उल्टा, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें जम रहा है, इसमें घुल रहा हो, कि जमा हुआ है, कुछ डाल दिया, घुल गया। यानी पेप्टीकरण का उल्टा स्कंदन और स्कंदन का उल्टा पेप्टीकरण। तो इसके लिए अगर परिभाषा की बात करें पेप्टीकरण तो क्या कहेंगे? किसी ताजे बने अवक्षेप में। अब ये नहीं 2 दिन पहले बना था
अब आज उसमें कोई डाल दिया और सोच रहे हो कि फिर से वो कोलाइडी विलेन बन जाए, नहीं बनेगा। ताज़ा बना है तो आप परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। किसी ताजे बने अवक्षेप में, समझ रहे हैं? आपने इसका एग्जाम्पल कई बार देखा होगा। कभी कभार क्या होता है, किसी पात्र में पानी रखो, ठीक है, पात्र में एक दिन पानी रखो, हल्का सा दाग से लगते हैं। आपने देखा होगा कहीं पानी में कभी नीचे जम जाता है, या हल्का सा गर्म कर दिया हो यार, देखा होगा नीचे जम जाता है, नहीं, सफ़ेद सफ़ेद कुछ जम जाता है। अब वो आज ही गर्म किया, आज ही साफ़ कर दिया तो साफ़ हो जाएगा। अब बदला महीना भर उसमें लगातार गर्म करते रहे, साफ़ नहीं किया, फिर महीने बाद ध्यान आया अरे गर्म केतली गंदी बहुत हो गई, बस साफ़ कर। अब साफ़ कर रहे हैं, वो साफ़ ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो फिक्स हो गई। तुरंत था साफ़ हो जाएगा। चाय का बर्तन है, आप देखिए चाय बनाइए, तुरंत पानी डाल दीजिए, कर दीजिए, साफ़ हो जाएगा। एक ही बर्तन में महीना भर चाय बनाते रहो। होटल वालों को देखा होगा, होटल वालों के भगवान ने देखे हैं चाय बनाने वाले, सब रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे से मतलब है उनमें कौन सी मेटल का है वो ये नहीं दिखता है, बस खाली क्या है, परत दिखती है ऊपर की, कि यहाँ भूरी भूरी परत लगी है या इस तरह की कोई एक परत लगी है, ये चीज़ वहाँ पर केवल दिखती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ देखा गया तो केवल क्या दिख रहा है, उसके ऊपर जो चढ़ा है वो दिख रहा है, नीचे के मेटल नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, इतने दिन बाद ध्यान दिया, अब वो स्थायी हो गया। अगर रोज का रोज साफ कर लेते बहुत अच्छे से, घर के भी तो बर्तन होते हैं, उसमें चाय नहीं बनती क्या, वो तो बिल्कुल चमकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज के रोज धुले जा रहे हैं, लेकिन होटल वाले नहीं धुले जा रहे हैं रोज, इसीलिए वो जम गए। तो इसीलिए जब भी पेप्टिकरण करानी है आपको, तो पेप्टिकरण में हमको ये ध्यान रखना है कि भैया ताज़ा बना अवक्षेप होना चाहिए। तो क्या होगी परिभाषा, किसी ताजे बने अवक्षेप में अगर हम, ठीक है, वैद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिला दें तो क्या होता है, अवक्षेप घुल जाता है। ये तो होगा, मतलब वो फिर से अवक्षेप ना रहकर क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है। यानी किसी ताजे बने अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य मिलाकर उसको फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाएगी, पेप्टिकरण कहलाएगी। क्लियर? याद हो गया ना, कि कहीं जम गया था, कुछ मिला दिया, वो घुल गया फिर से, तो ये क्या हो गई, पेप्टिकरण हो गई। अपोहन जानते ही हो आप, अपोहन का मतलब क्या है, ये भी शुद्ध करने का प्रोसेस है। तो इसमें करते क्या है, एक चमड़े का थैला लेते हैं, उसमें गंदा सोल्यूशन भर देते हैं, ठीक है। जिस सोल्यूशन को शुद्ध करना है उस सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, गंदे वाले को भर दिया। अब प्रॉपर्टी होती है, जो सांद्रता का डिफरेंस होता है, उस सांद्रता की प्रॉपर्टी के अनुसार जिनकी सांद्रता ज़्यादा है वो एक जगह आपको पता है रुकने लगेंगे। पानी तो नहीं रुकता है, उसमें जो गंदगी के कण होते हैं वही तो रुकते हैं। तो वो जो गंदगी के कण होंगे वो कहाँ बैठेंगे, थैले के किनारे किनारे, वही जो उसकी परतें होंगी उसमें या उसकी तली में बैठ जाएंगे। और आपको बताया है, बैठ के बेचारे बस देख रहे थे नीचे, अच्छा बाहर क्या हो रहा है, तब तक उसमें पानी का फ्लो चल रहा है, वो उनको बहा ले गया। और इस तरह से कई दिनों तक ये प्रोसेस चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, वो चीज़ शुद्ध हो गई और उसमें गंदगी के कण थे वो पानी के साथ बह गए। ये घटना क्या कहलाई, अब ठीक है, अपोहन कहलाई, जिसको डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस इंसानों के साथ भी होती है। इंसानों के साथ से मतलब है जब बीमारियां हो जाती हैं तो डायलिसिस कराते हैं। तो उसका कारण वही है कि उसमें भी हमारी अंदर की मशीनरी ब्लड को शुद्ध नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से ब्लड को छनवाते हैं। कोई मशीन क्या करती है, वो काम करती है और उस मशीन से फिर से फिल्टर किया हुआ ब्लड हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। ये काम डायलिसिस का होता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए ज़रा, पहली हेडिंग डाल लीजिए, पेप्टिकरण। पेप्टिकरण तो लिखिए, किसी ताजे बने अवक्षेप, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित वैद्युत अपघट्य, उचित वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की
कोलाइडी विलेन बनाने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। तथा जो अपघट्य पेप्टीकरण करता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। तथा जो अपघट्य पेप्टीकरण करता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। जो अपघट्य पेप्टीकरण करता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। फेरिक हाइड्रोक्साइड, उदाहरण लिखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड की उचित मात्रा मिला देने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन या वही अवक्षेप लिख लीजिए ब्रैकेट में, फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन ब्रैकेट में अवक्षेप घुल जाता है। ठीक है, जो अवक्षेप बनता है विलयन का वो क्या करता है, घुल जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग है अपोहन। इसको भी लिख लीजिए जल्दी से तो ये खत्म ही हो जाए। ठीक है, इस तरह का एक चित्र बना लीजिए। इसमें क्या है, यहाँ से एक वो लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह का एक, ठीक है, चर्मपत्र झिल्ली का, ठीक है, चमड़े का एक वो है। इसके अंदर क्या भर दिया गया है, कोलाइडी विलेन। इसके अंदर कौन भरा है, कोलाइडी विलेन। हाँ, इसको बना लीजिए। और इधर, ठीक है, पानी आ रहा है और इधर से पानी निकल रहा है। ठीक है, इधर से पानी आ रहा है और इधर से पानी निकल रहा है, फ्लो। ठीक है, एक बैग सा बनाना है, जितना अच्छा आप बना सकते हैं बना लीजिए। हमारा तो गुब्बारा सा लग रहा है। ठीक है, सिंपल सा एक थैला सा है, बस और कुछ नहीं है। बना लिया, बन गया है। हाँ, तो लिख लीजिए जल्दी से ज़रा। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, लिखते रहिए, पानी भरते रहिएगा। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलेन में उपस्थित घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने की विधि। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलेन में घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने की विधि अपोहन कहलाती है। दूर करने की विधि अपोहन कहलाती है। फिर से बोलें, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलेन में उपस्थित घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने की विधि अपोहन कहलाती है। घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने की विधि अपोहन कहलाती है। अब लिख लिया। अब अगली लाइन से लिख लीजिए जरा। पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर
सेलोफेन पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर नाइट्रोसेलुलोज, सेलोफेन, सेलोफेन, सेलो वाला जो पेन आता है उसी में फा कर दीजिए, सेलो पेन होता है, सेलोफेन कर लीजिए। सेलोफेन झिल्ली देखी होगी, बहुत पतली सी आती है, अरे उसमें यूज होती है, जो देखा होगा झालर वालर नहीं बनाती रहती, उसमें झिल्ली सी यूज होती है कहीं बहुत बार, वो सेलोफेन झिल्ली होती है, बहुत पतली सी जो पास झिल्ली होती है। ठीक है, क्या लिखा है, पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर नाइट्रोज या नाइट्रेट सेलुलोज सेलोफेन की झिल्ली भी अपोहन की विधि में प्रयुक्त की जा सकती है। प्रयुक्त की जा सकती है। अब है इसकी विधि। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए विधि। विधि चलो कल करा देंगे, बहुत है। ठीक है।